तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी का हमारे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर में, जिसमें हम यूपीएससी एस्पिरेंट्स के कुछ ऐसे दुखों की बात करेंगे जो कभी खत्म नहीं होते, लेकिन उनको कम करने के लिए हम आपके साथ मौजूद हैं, जहां पर हम आपको गाइड करेंगे कि कैसे आप इन दुखों से दूर होकर अपनी प्रिपरेशन को बेटर बना सकते हैं। ओके, तो इस समय यूपीएससी एस्पिरेंट के सामने बहुत सारी समस्याएं आती हैं। यूपीएससी का नोटिफिकेशन भी जारी होने वाला है, ऐसे में प्रीलिम्स का समय बहुत नज़दीक आपको दिखाई दे रहा होगा। बहुत सारा मटेरियल सोशल मीडिया पर अवेलेबल है, टेलीग्राम पर अवेलेबल है, आपके सामने टेस्ट सीरीज इतनी सारी अवेलेबल हैं। कैसे टाइम मैनेजमेंट करें, कितना स्टैटिक पढ़ें, कितना करंट अफेयर्स पढ़ें, कौन सी टेस्ट सीरीज लगाएं, कितने टेस्ट लगाएं, तो बहुत सारे प्रश्न आपके मन में होंगे। तो चलिए हम पहले कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जिन पर हमें डिस्कशन करना है। और बिलीव मी, ये वन ऑफ द बेस्ट वीडियो होगा। अभी तक सोशल मीडिया पर इस तरीके का वीडियो स्ट्रेटजी के बारे में, आपके कंसर्न्स के बारे में नहीं होगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं कुछ इश्यूज बता देता हूं जिस पर हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। तो पहली चीज तो हमें टाइम मैनेजमेंट पर डिस्कशन करना है। हमारे पास बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। हमें स्टैटिक भी प्रिपेयर करना है, करंट अफेयर्स भी पढ़ना है, हमें टेस्ट सीरीज लगानी है, हमें एनालिसिस पढ़ना है। और कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे भी होते हैं जो अभी भी क्लासेस कर रहे होंगे, या उन्होंने प्रीलिम्स की कोई क्लासेस ज्वाइन की होंगी, कोई बैच ज्वाइन किया होगा। तो कैसे हम इन चीज़ों को मैनेज करें। उसके बाद बहुत सारा कंटेंट सोशल मीडिया पर अवेलेबल है। पीटी कैप्सूल, गोलियां, कैप्सूल, तमाम तरीके की चीज़ें आप लोगों के सामने आएंगी। उनको आप सुबह शाम खाएंगे तो आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा। तो इस तरीके का बहुत सारा शॉर्ट कंटेंट आपके लिए अवेलेबल रहता है। तो इसका क्या रेलिवेंस है, हमें पढ़ना चाहिए कि अवॉइड करना चाहिए, इन चीज़ों को देखेंगे। बहुत सारा करंट अफेयर्स का मटेरियल आपको मिलेगा, समरी मिलेगी आपको अलग अलग मैगजीन्स की। तो वो सब हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, इन सब चीज़ों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद तीसरा इशू जो हम डिस्कस करेंगे वो है रिवीजन। और रिवीजन इतना बड़ा मैटर है कि कभी खत्म ही नहीं होता, सिलेबस ही इतना बड़ा है। तो स्टैटिक पढ़ना है, करंट अफेयर्स पढ़ना है, कैसे मैनेज करेंगे सबको, इस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे। और उसके बाद हम आएंगे टेस्ट सीरीज पर कि कौन सी टेस्ट सीरीज हमें ज्वाइन करनी चाहिए, इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, क्या ये वर्थ है, कितने टेस्ट हमें लगाने चाहिए। सारे इश्यूज को मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं एक छोटी सी इंफॉर्मेशन के साथ। ओनली आईएएस का प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज जो है वो स्टार्ट हो गया है। ऐसे में हम आपको 34 टेस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसमें 7 टेस्ट सीसेट के इंक्लूड रहेंगे। और इसमें आपको अप्रोच एंड मेंटोरशिप सेशन भी मिलेगा, और मल्टीपल रिवीजन्स हम आपको कराएंगे अलग अलग सब्जेक्ट्स के। 2 से 3 बार आप पूरे सब्जेक्ट्स का फुल सिलेबस का रिवीजन कर पाएंगे हमारे इस टेस्ट सीरीज प्रोग्राम के थ्रू। ये टेस्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल रहेगा, तो किसी भी एस्पिरेंट को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, और फीस भी बहुत कम है। ऑनलाइन आप इसको 2000 में ज्वाइन कर सकते हैं, और ऑफलाइन आप इसको 4000 में कर सकते हैं। एडमिशन ओपन हो चुके हैं, 15 जनवरी से ये प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है। अब इसके रेलिवेंस पर भी हम लोग बात करेंगे इसी लेक्चर में। चलिए अपने पहले टॉपिक पर आते हैं। और अब हमें डिस्कस करना है यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट किस प्रकार से किया जाए। तो सबसे पहले हम साइंटिफिक वे में चलेंगे, ठीक है। ऐसे नहीं कि नॉर्मल टाइम मैनेजमेंट की आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, मोटिवेशनल वीडियोस देखी होंगी, लेकिन साइंटिफिक तरीके से हम अपने टाइम को कैसे मैनेज कर सकते हैं मैं आपको सिखाता हूं। देखिए, सबसे पहले आप यूज करिए आइजनहावर मैट्रिक्स। अब ये मैट्रिक्स किस तरीके से काम करता है, यहां पर 4 बॉक्सेस आपको दिखाई दे रहे होंगे, जिसमें पहला लिखा है इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट टास्क, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट और अर्जेंट टास्क में आपका जैसे टेस्ट सॉल्विंग हो गया, आपको टेस्ट लगाने ही लगाने हैं। आपको पता है कि टेस्ट का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होता है। प्रीलिम्स में आपको एमसीक्यूज ही सॉल्व करने हैं। और अर्जेंट इसलिए है ये क्योंकि आप अगर रिवीजन ही सिर्फ करते जाएंगे, टेस्ट नहीं लगाएंगे ना, तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता, आपको वो चीजें याद भी नहीं होंगी। तो इंपॉर्टेंट और अर्जेंट टास्क में हम टेस्ट को रखते हैं। उसके बाद हम इसके एनालिसिस को भी इसमें रखते हैं। एनालिसिस अगर आपने टेस्ट का नहीं किया तो वो टेस्ट लगाना आपके लिए बिल्कुल बेकार हो गया। उसके बाद अगला आता है इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट टास्क। मतलब यहां पर हम एक शेड्यूल बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें इमीडिएटली उस वर्क को करना है, हम उसको कुछ टाइम के बाद भी कर सकते हैं, उसमें डिले भी कर सकते हैं। जैसे आपकी कोई क्लास हो गई, ठीक है, आपने कोई प्रोग्राम ज्वाइन कर रखा है, आप उसकी क्लास को एक पर्टिकुलर टाइम पे शेड्यूल कर सकते हैं। आपको रिवीजन करना है किसी भी सब्जेक्ट का, आप भी उसके लिए भी टाइम अलोकेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अर्जेंट बेसिस पर अभी ही आपको करना है रिवीजन।
उसके बाद थर्ड चीज आती है यहां पर, नॉट इंपॉर्टेंट बट अर्जेंट टास्क। कभी कभी कुछ टास्क ऐसे होते हैं कि फैमिली की तरफ से आपको कुछ काम दे दिया गया, आपको उसे करना है, वो अर्जेंट टास्क तो है लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसमें आप कोई भी सडन टास्क को रख सकते हैं। तो यहां कोशिश करिए कि उसको अवॉइड किया जा सकता है क्या, किसी और व्यक्ति के थ्रू उस काम को कराया जा सकता है क्या, आप इस तरीके की चीजें यहां पर कर सकते हैं। और फोर्थ होता है नोट इंपॉर्टेंट एंड नोट अर्जेंट टास्क, जैसे कि सोशल मीडिया का यूज हो गया या फिर फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करना हो गया। इस वाले पोर्शन को आप कंप्लीटली एलिमिनेट कर सकते हैं। ये आपके लिए डिजास्टर है, आपकी प्रिपरेशन में सबसे बड़ा खतरा यही है। अगर आप इस चीज पर ध्यान देते हैं तो आप सही से टाइम को कभी मैनेज नहीं कर पाएंगे और अंत में आपको फ्रस्ट्रेशन होगा कि मेरा पूरा दिन वेस्ट हो गया। ठीक है, तो आइजनहावर मैट्रिक्स के अनुसार हमें अपने डे को मैनेज करना है। तो जो हमारे इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट टास्क हैं, मतलब फर्स्ट बॉक्स में आने वाले टास्क हैं, वो हमें अपने दिन की शुरुआत में करने हैं। मॉर्निंग में अगर आप 7 AM से उठते हैं तो 7 AM पर आपका जो वर्क स्टार्ट होगा वो फर्स्ट बॉक्स से होगा। उसके बाद आपको सेकंड बॉक्स के काम को फिनिश करना है। उसके बाद आ जाएगा आपका थर्ड, और लास्ट में ये जो फोर्थ वाला है इसको तो कंप्लीटली एलिमिनेट ही करना है। ओके, तो इस तरीके से आप अपने डे को मैनेज करेंगे। उसके बाद दूसरी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, SWOT एनालिसिस करना। SWOT एनालिसिस का मतलब है S फॉर स्ट्रेंथ, W फॉर वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। ये एनालिसिस आपके लिए एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यूपीएससी का जब आप एग्जाम दे रहे होते हैं तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट होता है कि आपको आपकी स्ट्रेंथ पता हो और आपकी वीकनेसेस पता हो। इसके बिना आप यूपीएससी के एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते और आप कुछ ही सब्जेक्ट में बार बार घूमते रह जाएंगे, उन्हीं सब्जेक्ट का रिवीजन करते रह जाएंगे, आप अपनी नॉलेज के दायरे को नहीं बढ़ा पाएंगे। तो चलिए इसको देख लेते हैं कैसे हम मैनेज करते हैं। देखिए, स्ट्रेंथ का यहां मतलब होता है, इसमें ऐसे सब्जेक्ट्स आते हैं जो आपने थ्रू आउट द ईयर्स पढ़े हैं, मतलब पूरे साल भर पढ़ी है आपने। कोई भी लक्ष्मीकांत हो सकती है जैसे पढ़ी हो आपने, या इकोनॉमी के कोई नोट्स आपने पूरे पूरे साल पढ़े हों, जिसमें आपको कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा आता हो कि अगर यहां पे क्वेश्चंस आए तो मेरे 90% तो पक्का है कि मैं इस क्वेश्चन को सही करूंगा, या 95% तक की एक्यूरेसी आपको यहां दिखाई दे रही है। तो ये है हमारी स्ट्रेंथ। उसके बाद वीकनेस। वीकनेस में ऐसे टॉपिक आते हैं जिनको हमने कभी रिवाइज तो किया है, 3-4 बार हमने पढ़ा तो है, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा सा कम कॉन्फिडेंस आ रहा है कि शायद मुझे अभी इस पर थोड़ा सा टाइम और लगाना पड़ सकता है। जैसे एग्जांपल हो सकता है कि कोई व्यक्ति ने एनवायरनमेंट पढ़ा हो लेकिन उसका अच्छे से रिवीजन ना किया हो। ऐसा लग रहा है कि हाँ मैंने पढ़ा तो है, थोड़ा थोड़ा माइंड में भी है, लेकिन कुछ टाइम अगर मैं इस पर और स्पेंड करूंगा तो ये सब्जेक्ट मेरा अच्छा हो सकता है। तो वो है आपकी वीकनेस। तीसरी चीज आती है अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी में हमें क्या करना होता है, हमें यह देखना होता है कि कहां पर हम अपने जो कॉम्पिटिटर हैं उन पर एडवांटेज ले सकते हैं। और इसमें जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है टेस्ट सीरीज। क्योंकि देखिए 90% से ज्यादा बच्चे आपको रिवीजन करते हुए दिखाई देंगे। पूरा पूरा दिन आप किसी भी लाइब्रेरी में जस्ट विजिट करके देखिएगा, सब पढ़ते हुए दिखाई देंगे। वहां पर टेस्ट सॉल्व करने वाले बहुत ही कम बच्चे होते हैं। तो ऐसे में अपॉर्चुनिटी हमारे लिए यह है कि हम ज्यादा से ज्यादा टेस्ट प्रैक्टिस करें, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़े और हम अपने कॉम्पिटिटर्स पर एक एडवांटेज ले सकें। तो ये आ जाएगा अपॉर्चुनिटी में। और उसके बाद आता है थ्रेट। थ्रेट मतलब सबसे खतरनाक चीज। इसमें आपके ऐसे सब्जेक्ट्स आते हैं जो आपने कभी उठाकर ही नहीं देखे, जिससे आप फैमिलियर ही नहीं हैं। जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया फॉर एग्जांपल। किसी व्यक्ति ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी को पूरे साल भर नहीं पढ़ा है, उसे पता ही नहीं है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या है, प्रीलिम्स में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछते हैं। तो थ्रेट वाले सब्जेक्ट्स को हमें क्या करना है, अपने डे की प्रायोरिटी में सबसे पहले रखना है। समझ में आई बात? तो ये जो थ्रेट वाला सब्जेक्ट है ना, आप इसको फर्स्ट वाले बॉक्स में यहां भी रख सकते हैं, ताकि आपके दिन की शुरुआत थ्रेट वाले टॉपिक से हो। ओके, यहां पर मैं इसको रख देता हूं। तो इससे क्या होता है, देखिए फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी हो गई थ्रेट। उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी आप अपॉर्चुनिटी पर वर्क करेंगे, जहां पर आप कॉम्पिटिटर्स पर एडवांटेज लेने का प्रयास करेंगे। वीकनेस में ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनको आप थोड़ा कम टाइम देकर बेटर रिवीजन कर सकते हैं, उसको बेटर बना सकते हैं। और स्ट्रेंथ वाले ऐसे टॉपिक होते हैं जिस पर आपको बहुत कम टाइम इन्वेस्ट करना होता है, क्योंकि वो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट है।
ओके, तो इस तरीके से हमें उल्टी दिशा में, मतलब नीचे से ऊपर की ओर अपने डे को मैनेज करते हुए चलना है। अब जब आप शॉर्ट एनालिसिस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करते हैं ना, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाता है, क्योंकि जिन चीजों से आपको डर लग रहा था, जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आपसे डर लग रहा था, तो जब आप इसी को तैयार करते रहेंगे ना, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा कि मेरे कुछ सब्जेक्ट तो पहले से ही स्ट्रांग है, लाइक पॉलिटी, इकोनॉमी मेरा पहले से स्ट्रांग है। जिसमें मुझे डर लग रहा था साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसको मैं रोज सुबह पढ़ रहा हूं, तो उसमें भी मेरी स्ट्रेंथ अब डेवलप होती जा रही है। तो आप बिलीव करेंगे कि अब तो मेरा प्रीलिम्स कोई नहीं रोक सकता, मेरा प्रीलिम्स आराम से निकल जाएगा। ठीक है, तो शॉर्ट एनालिसिस करेंगे आप। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आती है टाइम मैनेजमेंट में, वो है आपको अपना डे अर्ली स्टार्ट करना है। ऐसा नहीं है कि आप 12-12 बजे सोकर उठ रहे हैं, आप 10 बजे सोकर उठ रहे हैं। हाँ, मैं मानता हूं कि कुछ एरियाज में ठंड ज़्यादा है, बट आप ये भी सोचिए ना कि जब आप एक सिविल सर्वेंट बन जाएंगे, आपको रोज ऑफिस जाना होगा 6 बजे या 7 बजे, या फिर मान लीजिए 8 बजे, तो ऐसे में क्या आप उसको ठंड की वजह से अवॉइड कर पाएंगे? आंसर होगा नहीं। तो आप अभी क्यों स्टडी टाइम को अवॉइड करते हैं? आपको अपने स्टडी टाइम को मॉर्निंग में जल्दी शुरुआत करनी है उसकी, क्योंकि अगर आप लेट उठते हैं तो आपके फैमिली के सारे मेंबर्स जाग चुके होंगे, दिन भर में बहुत सारे टास्क होते हैं जो आपको करने होते हैं। ऐसे में आप अपने दिन को सही से मैनेज नहीं कर पाएंगे, जल्दी ही शाम हो जाएगी, रात हो जाएगी, फिर आपको लगेगा कि मुझे तो बहुत कम टाइम मिला है दिन भर में। ठीक है, तो इस तरीके से आप दिन की शुरुआत जल्दी करिए, और बिलियनर्स एंड मिलियनर्स से आप मिलेंगे ना, उनके दिन की शुरुआत अर्ली ही होती है। टाइम यही होता है कि आप अपने डे को दूसरे लोगों से कम समय पर स्टार्ट करके ज़्यादा काम परफॉर्म करें। ओके, तो एक ये आप कर सकते हैं। और उसके बाद टाइम मैनेजमेंट में होता है फिक्स अ प्रॉपर शेड्यूल। देखिए, एम्प्टी माइंड जो है वो डेविल्स माइंड होता है। अगर आपका ब्रेन खाली है, आपने अपने ब्रेन को टास्क असाइन नहीं किए हैं, तो ऐसे में आपके ब्रेन में इधर उधर की चीजें आएंगी। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अभी जैसे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं इस वीडियो को, तो इसके बाद अगर मैं अपने आप के लिए कोई टाइम अलोकेट ना करूं कि मुझे आगे क्या काम करना है, तो ऐसे में मैं उस काम को नहीं कर पाऊंगा, मेरा ब्रेन खाली रहेगा। तो मुझे सोशल मीडिया का दिमाग में आ जाएगा, या फिर फ्रेंड के साथ मैं कहीं घूमने जा सकता हूं। इस तरीके की चीजें हमारे माइंड में चलती रहती हैं। लेकिन जब हम एक प्रॉपर स्लॉट दे देते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर टास्क के लिए, तो ऐसे में हमारा ब्रेन उसमें एंगेज्ड रहता है। तो आप भी यही कर सकते हैं कि लाइक आपने एक टाइम बना दिया कि मुझे शाम को 4 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में लक्ष्मीकांत का प्रियम्बल चैप्टर पढ़ना है। उसके बाद आपने टाइम बना दिया कि 8 बजे से 9 बजे के बीच में मुझे इकोनॉमी का इन्फ्लेशन टॉपिक पढ़ना है। तो इस तरीके से जब आप टाइम अलोकेट करते हैं तो आप उसमें एंगेज्ड रहते हैं, आपको पता रहता है कि मुझे किस समय पे क्या काम करना है। लेकिन अगर यही टास्क आपने नहीं दिए ना ब्रेन को, तो ब्रेन इधर उधर की चीजों में लगेगा और आप बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देंगे। तो इसलिए हर रोज आपको अपना टाइम अलोकेट करना चाहिए किसी भी एक पर्टिकुलर टास्क के लिए। ठीक है, तो ये टाइम मैनेजमेंट के बेस्ट एंड इफेक्टिव मेथड हैं। आप इसको यूज करके अपने डे को और ज्यादा प्रोडक्टिव बना सकते हैं। चलिए, दूसरी बात करते हैं, सो मच कंटेंट। सोशल मीडिया पर इतना कंटेंट आ जाता है प्रीलिम से पहले कि आप उसको पढ़ भी नहीं सकते। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? देखिए, डोंट रन आफ्टर मटेरियल। बिल्कुल भी ऐसे सप्लीमेंट्स, ऐसे मटेरियल, ऐसी गोलियां, ऐसे कैप्सूल्स के पीछे ना भागें जो कि प्रीलिम्स की समरी के रूप में आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। इससे आपका प्रीलिम्स तो नहीं निकलेगा, बर्बादी जरूर हो जाएगी। तो आपको क्या करना है? आपको अपने खुद के नोट्स पर बिलीव करना है। इससे बेटर चीज कोई हो ही नहीं सकती, क्योंकि हमने जब पूरे साल मेहनत की है, अपने नोट्स बनाए हैं, तो ऐसे में उनसे बेहतर क्या चीज हो सकती है? आप खुद ही सोचिए। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने नोट्स प्रिपेयर नहीं किए होंगे, तो बिल्कुल आपके लिए अभी टाइम है कि आप प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, 1 महीना 2 महीना आप ले लीजिए, 2 महीने के अंदर आप सारे नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं हर सब्जेक्ट के। ठीक है, तो नोट्स प्रिपेयर करिए और उन्हीं को मल्टीपल टाइम रिवाइज करिए, उनसे बेहतर कुछ नहीं होता है, ट्रस्ट में। नेक्स्ट थिंग, अवॉइड सोशल मीडिया। देखिए, सोशल मीडिया अवॉइड करना ना इस मोमेंट में पर्टिकुलरली आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है। बहुत सारे वीडियोस आपके सामने आएंगे जिसमें बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मैंने 6 अटेम्प्ट दिए, उसमें 4 प्रीलिम्स दिए, 2 इंटरव्यू दिए, फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। कोई बोलेगा 6 इंटरव्यू दिए मैंने, तो भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो इस तरीके के जब वीडियोस आपको देखते हैं ना आप लोग, तो आपका मॉरल डाउन होता है। ठीक है,
तो आपको अपने कॉन्फिडेंस को यहाँ बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि कॉन्फिडेंस ही यूपीएससी में की है। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं होंगे तो आप एग्ज़ाम में सही आते हुए क्वेश्चन को भी गलत करके आएंगे। तो अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाकर रखें। ऐसे में सोशल मीडिया आप अवॉइड कर सकते हैं। इस तरीके के वीडियोज़ आप बिल्कुल ना देखें। सामने भी आए तो आप उसको स्किप कर जाइए। और बेटर तो यही होगा कि आप यूट्यूब को मिनिमम यूज़ करें, बहुत ही कम, बहुत ही रेयर यूज़ करें। चलिए, एक तो आप ये करेंगे। उसके अलावा आप किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए एक ही सोर्स का इस्तेमाल करिए। फॉर एग्जांपल मॉडर्न हिस्ट्री के लिए अगर आप स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं तो सिर्फ स्पेक्ट्रम पढ़िए। अगर आपने बिपिन चंद्रा पढ़ी है तो आप सिर्फ बिपिन चंद्रा पढ़िए। इसके अलावा आपको दोनों पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और साथ में आप ना ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगाइए। अगर आपको, देखिए होता क्या है, अक्सर जब स्टूडेंट किसी बुक को पढ़ रहे होते हैं ना, उसमें कॉन्फिडेंस कम रहता है कि क्या ये बुक सही है, क्या यहीं से क्वेश्चन बनेंगे या नहीं बनेंगे, और इसी कंफ्यूजन की वजह से हम अदर सोर्सेज फॉलो करने लग जाते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है ना, आप सोर्स एक ही रखिए, बट टेस्ट आप अलग अलग कोचिंग्स के लगा सकते हैं। 2 कोचिंग्स के आप पर्टिकुलर टेस्ट लगा सकते हैं। तो उससे आपकी प्रिपरेशन में जो लैग होता है ना, जहां पर आपको कॉन्फिडेंस की कमी हो रही होती है कि ये मेरा मटेरियल ठीक है कि नहीं है, कुछ अदर इन्फॉर्मेशन मुझे मिल सकती है क्या, तो टेस्ट के थ्रू आप उस अदर इन्फॉर्मेशन को गैदर करने की कोशिश करिए। कुछ न्यू पॉइंट्स आपको मिले तो आप स्टिकी नोट्स के माध्यम से उनको अपने नोट्स के साथ जो है अटैच कर सकते हैं। सो आपका जो मटेरियल है वो एनरिच हो जाता है इससे। तो आपको कॉन्फिडेंस वहाँ पर इस तरीके से आ सकता है। चलिए, नेक्स्ट अगर हम बात करें रिवीजन की, तो रिवीजन शेड्यूल हमारा कुछ इस प्रकार से होना चाहिए कि हमें यहाँ 70-30 रूल फॉलो करना है। 70-30 रूल पे मैं कैसे आया हूँ, इसका एनालिसिस करके, जो प्रीलिम्स हमारा एग्जामिनेशन हुआ है अभी तक पिछले 10-12 साल का, उसमें मैंने एनालिसिस किया। और एनालिसिस के थ्रू हमने ये फाइंड किया कि करंट अफेयर्स का जो मैक्सिमम वेटेज रहा है वो 30% तक रहा है। बाकी 70% आपका स्टैटिक ही होता है। तो ऐसे में आपको अपने स्टडी का 70% टाइम स्टैटिक में देना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं तो आपको 7 आवर्स स्टैटिक पे देने चाहिए और बाकी के 3 आवर्स आपको करंट अफेयर्स पर देने चाहिए। इस तरीके से आप चीज़ों को मैनेज करेंगे। उसके बाद आपको स्टडी ट्रैप अवॉइड करने हैं। देखिए, चाहे मैं हूं या फिर मेरे जितने फेलो एस्पिरेंट्स हैं या फिर आप लोग जैसे स्टूडेंट्स हैं, सभी यहां पर स्टडी ट्रैप में कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। और जब मैं अपने एस्पिरेंट वाले जीवन में था तो मैं भी स्टडी ट्रैप में फंस जाता था। तो मैं उसका एक्सपीरियंस भी आप लोगों के साथ यहाँ शेयर कर रहा हूँ कि आप कैसे इसको बच सकते हैं, इससे बच सकते हैं। देखिए, होता क्या है, जब भी हम किसी न्यू टॉपिक को पढ़ रहे होते हैं या फिर न्यू सब्जेक्ट को पढ़ रहे होते हैं तो हमें वो बड़ा हार्ड लगता है, हमें उसको पढ़ने का मन नहीं करता। लाइक आपने कोई बुक उठाकर, एनवायरनमेंट की आपने कोई बुक उठाई फॉर एग्जांपल, आपने उसको पढ़ना स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद आपने एक चैप्टर पढ़ा, लेकिन वो आपको बोर लगने लगता है, आपका मन नहीं करता कि उस चैप्टर को दोबारा पढ़ा जाए या उसके नोट्स बनाए जाएं। ऐसा क्यों हो रहा होता है? बिकॉज आप एक चीज ध्यान रखिए कि लर्निंग हमेशा एक हार्ड प्रोसेस है। बचपन में आपने अगर साइकिल सीखी होगी तो साइकिल सीखने में भी आपको बड़ा टाइम लगा होगा, आपको डर भी लगता होगा कि अगर मैं गिर गया तो मेरे चोट लग जाएगी, और शायद आपको चोट लगी भी होगी। तो ऐसे में आप ये समझिए कि लर्निंग किसी भी चीज की हो वो हार्ड ही होती है। बट जब आप उसी साइकिल को सीख गए, आपने उसको प्रैक्टिस कर लिया, आपने उसको कई बार चलाया, तो आप उसमें मास्टर हो गए। ऐसे ही जब आप किसी सब्जेक्ट को सीख रहे होंगे, जब आप लर्निंग फेज में होंगे, पहला रिवीजन कर रहे होंगे, दूसरा रिवीजन कर रहे होंगे, आपको वो टफ लगेगा, आपको वहां पर डर भी लगेगा, आपको वो अच्छे से याद नहीं होगा, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा उसमें। लेकिन जैसे जैसे आप उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करते जाएंगे तो आप उसमें मास्टरी हासिल कर लेंगे और आपको वो सब्जेक्ट भी अब इंटरेस्टिंग लगने लगेगा। सो कभी भी ना अपना मोटिवेशन डाउन नहीं करना है। आपको ये फील नहीं करना है कि मैं ही सबसे खराब स्टूडेंट हूं, मुझे ही ये सब्जेक्ट पढ़ने में इतना टाइम लग रहा है, और एस्पिरेंट तो बहुत कुछ पढ़ रहे होंगे, उनका ये कंप्लीट हो गया, वो कंप्लीट हो गया। आपको ये फील नहीं करना है। ये सभी की स्थिति है, सबको लर्निंग प्रोसेस में चीजें हार्ड ही लगती हैं। तो कभी भी कॉन्फिडेंस डाउन नहीं करना है। इस वजह से इस ट्रैप में बिल्कुल ना फंसें। दूसरा, डोंट स्टार्ट रिवीजन फ्रॉम चैप्टर 1। होता क्या है, अक्सर जब हम रिवीजन शुरू करते हैं, लाइक हमने लक्ष्मीकांत उठाई, तो हम चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं उसको बार बार। चैप्टर 1 से पढ़ने के बाद हम 13-14 चैप्टर तक फॉर एग्जांपल पढ़ लिए। उसके बाद होता क्या है, हमें लगता है कि हम सही से पिछले चैप्टर्स को रिकॉल नहीं कर पा रहे और हम फिर से चैप्टर 1 से रिवाइज करना स्टार्ट कर देते हैं। ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, ये डिजास्टर है। तो आपको करना क्या है बेसिकली, देखिए, अगर मेरी आप टिप माने तो आपको अपनी कोई भी बुक
कम से कम बीच से उठाकर पढ़नी चाहिए। अगर मैं जैसे लक्ष्मीकांत का ही एग्जाम्पल लूँ तो लक्ष्मीकांत आपको उठानी चाहिए 16 या 17 चैप्टर से, जहां से प्रेसिडेंट स्टार्ट होता है। तो प्रेसिडेंट वाला टॉपिक पढ़िए, उसके बाद आप पार्लियामेंट पढ़िए, आप स्टेट लेजिस्लेचर पढ़िए, जुडिशरी पढ़िए। इन टॉपिक्स को पहले पढ़िए और बाद में जो आगे के टॉपिक्स हैं उनको आप बाद में पढ़ सकते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे आपका रिवीजन एक सही वे में चलेगा, क्योंकि अभी तक आपने जो प्रिपरेशन की होगी ना उसमें स्टार्टिंग के चैप्टर्स ही आपको ज़्यादा याद होंगे। आप खुद फील करिएगा, मैं किसी भी एक टॉपिक आपको दे रहा हूं कि आप कोई भी एक सब्जेक्ट उठाइए और उसमें ये महसूस करिए कि आपको आगे के चैप्टर्स ज़्यादा याद हैं या पूरी बुक आपको इक्वली याद है। तो मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट का यही आंसर आएगा कि उनको आगे के चैप्टर्स ही ज़्यादा याद हैं। तो इसीलिए आपको फोकस कहाँ करना है, फोकस करना है उन चैप्टर्स पर जिन पर आपने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है। तो दूसरी चीज़ आप रिवीजन में ये करेंगे तो आप अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं टेस्ट सीरीज पर। टेस्ट सीरीज में आपको 2-3 चीजें ध्यान रखनी है। फर्स्ट, डोंट क्राई फॉर रिजल्ट। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं रिजल्ट को लेकर कि सर प्रीलिम्स में मेरा स्कोर ही नहीं आ रहा है, 30-40 मार्क्स आ रहे हैं मेरे तो, या 20% ही मैं स्कोर कर पा रहा हूँ। तो ऐसे में आपको परेशान नहीं होना है। टेस्ट सीरीज का रिजल्ट आपके लिए मैटर नहीं करता। और टेस्ट सीरीज में बेसिकली इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है आपको डीपली अंडरस्टैंड कराना किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को। क्योंकि देखिए टेस्ट अगर हार्ड नहीं बनाए जाएंगे तो आप बहुत लाइटली लेंगे सभी चीज़ों को। तो टेस्ट हार्ड बनाए जाते हैं ताकि आप मेहनत ज़्यादा करें, और आप जब यहाँ मेहनत ज़्यादा कर लेते हैं तो आपको यूपीएससी के क्वेश्चंस आसान लगने लग जाते हैं। तो ये टेस्ट सीरीज का ऑब्जेक्टिव होता है। इसलिए आपको रिजल्ट के लिए परेशान नहीं होना है, बट ये नहीं है कि आप टेस्ट सीरीज को ऐसे ही लाइटली ले लें। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको सीरियस लेना है टेस्ट के रिजल्ट को। परेशान नहीं होना, लेकिन सीरियस जरूर लेना है कि कैसे मैं इस स्कोर को इंप्रूव करूं। तो ये आपका मेन फोकस होना चाहिए। अच्छा, कितने टेस्ट सीरीज हमें लगाने चाहिए, तो एटलीस्ट आप 60-70 पेपर्स लगा लीजिए। अब देखिए इतने सारे टेस्ट लगाने के बाद आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है। 60-70 पेपर लगाने का मतलब है आप 6000 से 7000 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। और इतने क्वेश्चन सॉल्व करके आप सिर्फ टेस्ट को ही सॉल्व ना करें, आप इसका एनालिसिस भी पढ़ें। अब देखिए बेनिफिट्स की बात करते हैं। बेनिफिट्स इससे क्या क्या होते हैं। पहला, आप टाइम मैनेजमेंट सीखते हैं। मैं अपने फर्स्ट अटेम्प्ट का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। जब मैंने फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट दिया था यूपीएससी में प्रीलिम्स में, तो टाइम मैनेजमेंट की वजह से ही मेरा प्रीलिम्स रुक गया था। मैं सही समय पे मतलब 2 घंटे के अंदर 100 क्वेश्चंस को सॉल्व ही नहीं कर पा रहा था, ये स्थिति हो गई थी। तो मैंने क्या किया था, मैंने उस अटेम्प्ट में कोई भी टेस्ट सीरीज सॉल्व नहीं किए थे, मैंने डायरेक्टली वहीं पर जाकर अटेम्प्ट कर दिया था एग्जाम को। बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में लगा के गया था और सीधे मैंने वहां पर अटेम्प्ट दे दिया। तो उसकी वजह से टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आई, और ऐसा बहुत सारे एस्पिरेंट गलती कर जाते हैं। तो ऐसे में आपको दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए। तो टाइम मैनेजमेंट आपको टेस्ट सीरीज सिखाती है 2 घंटे में आप कैसे 100 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा, ये आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी को भी डेवलप करती है। यूपीएससी के असली एग्जाम में आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपने कभी देखे भी नहीं होंगे, जिनके बारे में आपने सुना भी नहीं होगा, कभी नहीं आए होंगे आप उस कंटेंट पे। तो ऐसे में आप होपलेस हो जाते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, मैं तो गेम से बाहर हो चुका। तो ऐसे में आपके लिए टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि टेस्ट सीरीज में बहुत आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो आपने कभी नहीं पढ़े होंगे। तो आपको वहां पर डरना नहीं होता है उन क्वेश्चन से, उनको सॉल्व करना होता है लॉजिक के थ्रू, या फिर किसी भी पर्टिकुलर चीज़ों के आसपास आप सोचकर थिंकिंग करके उसके आंसर तक पहुंचने का काम करते हैं। तो ये आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी को बढ़ाता है। दूसरा, ये आपके मिसलेनियस टॉपिक को कवर करने का भी काम करता है। जैसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम किसी बुक को पढ़ते हुए छोड़ जाते हैं, लेकिन टेस्ट में जब क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, स्टेटमेंट फ्रेम होते हैं, तो आपको लगता है कि अरे ये कंटेंट तो मैंने पढ़ा था लेकिन मैं इस पॉइंट को मिस कर गया। तो ऐसे में वो मिसलेनियस टॉपिक्स जो होते हैं ना, उनको कवर करने में टेस्ट सीरीज आपकी हेल्प कर देती है। और चौथी चीज़ है कॉन्फिडेंस को बढ़ाना। टेस्ट सीरीज आपके कॉन्फिडेंस को बहुत ज़्यादा बढ़ाने का काम करती है। आप खुद ही सोचिए, जब आप 6-7 हज़ार क्वेश्चन लगा चुके होंगे, उसके अलावा आप प्रीलिम्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसमें भी आपके बहुत सारे टेस्ट हैं, 3-4 हज़ार, उतने आप सॉल्व कर चुके होंगे। तो आप खुद ही सोचिए, आपको लगेगा कि मेरा प्रीलिम्स रुकने वाला है। मतलब 10,000 के आसपास एमसीक्यूज आप सॉल्व कर लेंगे, फिर आपको लगेगा कि मेरा प्रीलिम्स रुकेगा। आई होप कि ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा आपको। इतना कॉन्फिडेंस बढ़ा देती है टेस्ट सीरीज। तो इसलिए टेस्ट सीरीज आपको जरूर सॉल्व करनी चाहिए। तो ये हमारे जो भी इश्यूज थे उन पर मैंने सॉल्यूशन का एक प्रयास किया कि आप कैसे इन प्रॉब्लम्स को अवॉइड कर सकते हैं। अब मैं इस सेशन को एंड करता हूँ एक छोटी सी कविता के साथ। कुछ पंक्तियां मैं आपको सुनाता हूँ। उसकी पंक्तियां हैं, भूखंड विजेता कौन हुआ,
अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने ना कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। तो समस्याएं सभी के साथ हैं। सभी यूपीएससी एस्पिरेंट एक ही तरीके की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। ऐसे में सिर्फ आप परेशान ना हो, आपको सिर्फ विघ्नों में रहकर अपना नाम करने पर फोकस करना चाहिए कि कुछ टाइम की मेहनत आपकी पूरी लाइफ को चेंज कर देगी। बस इसी चीज को अपने ध्यान में रखते हुए अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करते रहें। जितनी मेहनत आप कर सकते हैं उतनी मेहनत करें। जहां पर आपको लगे कि मुझे थकान हो रही है, फिर भी आप अपने आप को पुश करें। आधा घंटा, 1 घंटा, जितना आप बढ़ा सकते हैं उतना बढ़ाने की कोशिश करें। ठीक है, तो यही हमें चाहिए और जरूर हमारा स्ट्रगल एक दिन सफल होगा। और मैं आप लोगों के लिए बेस्ट विश करता हूं कि आप लोग इस साल अच्छे से सफल हों और अच्छा सा रिजल्ट प्राप्त करें। थैंक यू सो मच। अगर आपके कोई और कंसर्न रह गए हों, कोई चिंता रह गई हो आपकी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में मैं उसे भी सॉल्व कर दूंगा। थैंक यू सो मच।